वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुगल वंश को पढ़ रहे थे और मुगल वंश में हम लोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में अभी हम लोगों ने 2 वीडियो को देखा और इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से समाप्त किया था और बाबर के बारे में हम लोगों ने उसके कुछ परिचयों को देखा, कुछ सैन्य प्रशासन को देखा और उसी सैन्य प्रशासन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बाबर का भारत पर आक्रमण के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और भारत पर आक्रमण के साथ ही साथ जब वह भारत में रहता है तो भारत के अंदर के कुछ आक्रमण को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बाबर का भारत पर आक्रमण। तो सबसे पहले हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे हैं। मुगल वंश में बाबर के बारे में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक बाबर भारत पर शासन करता है, मुगल वंश का शासक होता है। तो भारत पर आक्रमण की हम लोग चर्चा करते हैं। तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। याद रखेंगे कि भारत में बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया, तो 5 बार। 1519 ईस्वी में 2 बार, याद रखेंगे 1519 ईस्वी में 2 बार। उसके बाद 1520 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में और फिर 1526 ईस्वी में। यह जो 1526 ईस्वी है, 21 अप्रैल 1526, यहीं से बाबर की भारत में वास्तविक नींव होती है मुगल वंश की, जिसे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। और उसके बाद कई और युद्ध होते हैं, चंदेरी, घाघरा, खानवा। तो ये सभी युद्ध जो होते हैं भारत के अंदर में युद्ध होते हैं। तो ये सभी युद्ध भारत पर कब्जा करने के लिए होते हैं, भारत पर आक्रमण। तो 5 जो युद्ध होते हैं वो भारत पर कब्जा करने के लिए, और बाकी जो 3-4 युद्ध होते हैं भारत के अंदर में युद्ध होते हैं। प्रश्न इसी से ज्यादातर पूछे जाते हैं बाबर के यदि युद्धों के। तो 5 बार, 1519 में 2 बार, 1520, 1524 और 1526 जो निर्णायक युद्ध होता है 1526 का। 1519 में 2 बार। प्रथम विजय बाजौर में और भैरा। तो यह बाबर की भारत पर आक्रमण की प्रथम विजय कहलाती है, याद रखेंगे। और इसे बाजौर और भैरा का भी युद्ध कहते हैं। ये जो भैरा है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है, जो पंजाब के पास है, सिंध के पास है। तो 1519 का जो युद्ध होता है वहां पे एक बार बाजौर में होता है जो बाबर के द्वारा टाल दिया जाता है। फिर बाजौर और भैरवा दोनों पर युद्ध होता है एक साथ। तो 1519 में 2 बार युद्ध होता है जो बाबर के द्वारा भारत में प्रथम विजय कहलाता है। और बाजौर और भैरा का भी युद्ध इसे कहते हैं। जो भैरा है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है, सिंधु पंजाब के पास, और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह जो युद्ध हुआ यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। तो उस समय बाबर के आक्रमण के समय भैरा पर और बाजौर में यूसुफ जाई जातियों का समाज था। तो उन्हीं जातियों के विरुद्ध भारत में बाजौर और भारत के बाजौर और भैरा में बाबर ने आक्रमण किया। और इस युद्ध में ही पहली बार तोप एवं बारूद का प्रयोग किया था, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाबर द्वारा ही सबसे पहली बार तोप एवं बारूद का प्रयोग किया गया था। जब हम लोग बाबरनामा के बारे में चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग ये देखेंगे कि बाबर ने कौन कौन सी चीजों का शुरुआत किया था। तो 1519 में 2 बार भारत पर आक्रमण करता है और यही भारत पर बाबर की प्रथम विजय होती है। 2 बार 1519 ईस्वी में बाजौर एवं भैरा का युद्ध, और ये दोनों ही भारत के प्रवेश द्वार कहलाते हैं, यानी कि जो फारसी थे इसी से भारत में प्रवेश करते थे। और जो भैरा है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। इस बाजौर और भैरा में
यूसुफजाई जाति के विरुद्ध बाबर का युद्ध होता है, यानी कि बाबर यूसुफजाइयों को हराता है। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप एवं बारूद का प्रयोग किया, इसे याद रखेंगे। दूसरा जो युद्ध होता है वह 1520 ईस्वी में होता है। तो बाबर का भारत पर जो दूसरा युद्ध होता है वह 1520 ईस्वी में होता है। सियालकोट, सियालकोट जो कि अभी पंजाब के इलाके में पड़ता है, जो कि भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो बाबर के द्वारा भारत में दूसरा युद्ध जो विजय युद्ध बना वो कौन था? सियालकोट। सियालकोट जो भारत का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तो बाबर के समय भारत के कौन कौन से प्रवेश द्वार कहलाते थे? तो एक तो भैरा और दूसरा सियालकोट। तो 1520 ईस्वी में सियालकोट पर विजय प्राप्त करता है बाबर। 1524 ईस्वी में लाहौर तथा दीपालपुर पर विजय प्राप्त करता है बाबर। तो याद रखेंगे 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर बाबर का कब्जा होता है। 1524 ईस्वी में ही पंजाब के लाहौर के गवर्नर यानी कि सूबेदार दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था, क्योंकि दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी को परास्त कर पंजाब पर कब्जा करना चाहता था, जबकि राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया क्योंकि वह दिल्ली पर शासन करना चाहता था। इसी कारण पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो देखिए 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर कब्जा किया, लेकिन 1524 ईस्वी में ही, ये हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि इब्राहिम लोधी को दिल्ली से हटाने के लिए उसके चचेरे भाई जिसका नाम था दौलत खां लोधी, जो पंजाब का सूबेदार था और वह पंजाब का शासक बनना चाहता था, साथ साथ उसके चाचा आलम खां भी दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। तो उन दोनों ने इब्राहिम लोधी को परास्त करने के लिए, दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। साथ ही साथ राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था, क्योंकि उसका भी उद्देश्य था दिल्ली की सत्ता को हथियाना, ताकि बाबर इब्राहिम लोधी को परास्त करे और दिल्ली की सत्ता पर राणा सांगा का कब्जा हो। तो 1524 ईस्वी में ही पंजाब के लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया, क्योंकि दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी को परास्त कर पंजाब पर कब्जा करना चाहता था, जबकि राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया क्योंकि वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहता था। और इसी कारण से जब बाबर आया तो दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लिए इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध किया, और ठीक उल्टा हुआ। बजाते कि राणा सांगा को दिल्ली की सत्ता मिले, आलम खां को दिल्ली की सत्ता मिले, बाबर ने खुद उस दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया। और बाद में इसी कारण से राजपूतों के विरुद्ध बाबर का खानवा का युद्ध होता है, और उसमें ये जो राणा सांगा होता है वह घायल अवस्था में उसे बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो था 1524 ईस्वी में लाहौर एवं दीपालपुर पर कब्जा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वह है 1526 ईस्वी का, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ये जो युद्ध होता है, यही बाबर के लिए निर्णायक युद्ध है, तो उसे आप लोग याद रखेंगे। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर का युद्ध होता है इब्राहिम लोधी के साथ, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक, ये हमने पिछले वीडियो में ही बताया है कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत जो हरियाणा में पड़ता है वहां उसका प्रथम युद्ध होता है।
इब्राहिम लोदी की पराजय एवं हत्या। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और साथ ही साथ उसकी हत्या किया। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल वंश की नींव रखी जाती है। बाबर द्वारा युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग, तुलुगमा जिसे उज्बेकिस्तानी पद्धति भी कहते हैं, तथा 12,000 सैनिक बाबर की तरफ से लड़े थे। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक, उसके बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है बाबर के द्वारा और बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। और इस युद्ध में बाबर ने कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? तो तुलुगमा पद्धति, पहली बार तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, याद रखेंगे। अब ये तुलुगमा पद्धति क्या है, हम लोग इसे जरा समझ लेंगे। तो जो तुलुगमा पद्धति है उसे उज्बेकिस्तानी पद्धति भी कहते हैं। फौजें पहले शत्रु सेना के बगल में मुड़ती और एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला कर तेजी से तीरों की बौछार करती थी, और यदि सफल नहीं हुई और शत्रु सेना ने उन्हें धकेल दिया तो ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से भाग जाती थी। सैन्य साधन की यह विधि बाबर द्वारा समरकंद शासक साइबानी खां के विरुद्ध शेर ए पुल, जिसे अफगानिस्तान का युद्ध कहते हैं, में सीखी गई। याद रखेंगे, शेर ए पुल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो 1502 ईस्वी में लड़ी गई थी बाबर और साइबानी खां के विरुद्ध। मोहम्मद साइबानी खां जो उज्बेकिस्तान के समरकंद का शासक था। तो तुलुगमा पद्धति क्या है कि इसमें, जिसे हम लोग उज्बेकिस्तानी पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग बाबर ने कहां से सीखा था? उज्बेकिस्तान से। तो बाबर ने तुलुगमा पद्धति को उज्बेकिस्तान से सीखा था। फौजें पहले शत्रु सेना के बगल में मुड़ती थी और एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला कर तेजी से तीरों की बौछार करती थी। तो तुलुगमा पद्धति में जो फौजें होती थी, पहले शत्रु सेना के बगल में मुड़ती थी और एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला करती थी, तेजी से तीरों की बौछार करती थी और साथ ही साथ तेजी से तीरों की बौछार भी करती थी। और यदि सफल नहीं हुई और शत्रु सेना ने उन्हें धकेल दिया तो ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से भाग जाती थी। और यदि इसमें असफल हो जाते थे सैनिक, तो वे क्या करते थे? भाग भी जाते थे। जब शत्रु सेना उन्हें धकेल देते थे और फौजें असफल हो जाती थी, तो इस स्थिति में बहुत तेजी से सेना भाग भी जाती थी। इसे ही तुलुगमा पद्धति कहते हैं। तो सैन्य साधन की यह विधि बाबर द्वारा सबसे पहले प्रयोग कहां पे की गई थी, कहां से सीखी गई? तो साइबानी खां के विरुद्ध शेर ए पुल, जिसे अफगानिस्तान का युद्ध भी कहते हैं, उसी में सीखी गई थी। तो ये जो शेर ए पुल था 1502 ईस्वी में, यह साइबानी खां के विरुद्ध बाबर का आक्रमण हुआ था, जिसे अफगानिस्तान का युद्ध भी कहते हैं। उसी में सीखा गया था बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध? तो जिसका नाम था तुलुगमा पद्धति। यह उज्बेकिस्तानी पद्धति था। तो इसमें क्या होता था? फौजें पहले शत्रु सेना के बगल में मुड़ती थी और एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला करती, साथ ही साथ तेजी से तीरों की बौछार कर देती थी। और यदि उसमें वे असफल हो जाते थे या शत्रु सेना उन्हें धकेल देते थे, तो आसानी से वे भाग भी जाते थे तेजी से। और सैन्य साधन की यह विधि बाबर द्वारा शेर ए पुल के युद्ध में सीखी गई, जिसे अफगानिस्तान का युद्ध कहते हैं। और यह शेर ए पुल 1502 ईस्वी में बाबर के द्वारा लड़ा गया था समरकंद के शासक साइबानी खां के विरुद्ध, मोहम्मद साइबानी खां।
17 मार्च 1527 ईस्वी। तो इस प्रकार हम लोगों ने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाबर के युद्धों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यही है। उसके बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ के शासक जिसका नाम था राणा सांगा, तो मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध होता है। खानवा आगरा के भरतपुर का एक गांव है, तो वहीं पर युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा घायल हो जाता है। राणा सांगा की सहायता मुस्लिम यदुवंशी राय सिंह का सिलहरी राजपूत मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती, याद रखेंगे कि मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती तथा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी सहायता करते हैं। अन्य सहायकों में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीर तथा चंदेरी होते हैं। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर का मेवाड़ के राजपूत शासक जिसका नाम था राणा सांगा, उसके विरुद्ध खानवा का युद्ध होता है। खानवा जो आगरा के भरतपुर का एक गांव है। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाता है। राणा सांगा की सहायता कौन कौन लोग करते हैं? तो मुस्लिम यदुवंशी राय सिंह का सिलहरी राजपूत। पहले यह मुस्लिम था, बाद में यह यदुवंशी बना, उसके बाद फिर राजपूती वंश को अपना लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा मुस्लिम यदुवंशी राजपूत रायसीन का सिलहरी राजपूत। यह कहां का था? तो रायसीन कहां पे पड़ता है? तो अभी के वर्तमान के उत्तराखंड में। तो मुस्लिम यदुवंशी रायसीन का सिलहरी राजपूत और मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती तथा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। तो 3 लोग राणा सांगा की सहायता करते हैं। पहला मुस्लिम यदुवंशी रायसीन का सिलहरी राजपूत, दूसरा मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती। याद रखेंगे कौन? मेवात के शासक का नाम क्या था? तो खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। साथ ही साथ अन्य राज्य भी सहायता करते हैं, जैसे कि अंबर, उसके बाद मारवाड़, और कौन कौन सहायता करते हैं? अजमेर, ग्वालियर, बसीन, चंदेरी। तो ये सब भी सहायता करते हैं किसके? तो राणा सांगा के। बाद में यही बाबर चंदेरी का बदला लेता है, चंदेरी के युद्ध में जो 1528 ईस्वी में होता है। राणा सांगा घायल होने के बाद झाला अन्ना मुकुट पहना। बाबर ने राजपूतों के मुंडों का ढेर लगाया। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है कि इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाता है और घायल होने के बाद वह एक मुकुट पहनता है जिसका नाम था झाला अन्ना। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि घायल अवस्था में जो मुकुट पहनाया गया राणा सांगा को खानवा के युद्ध में, उस मुकुट का क्या नाम था? तो झाला अन्ना। और घायल होने के बाद झाला अन्ना मुकुट पहना। बाबर ने राजपूतों के मुंडों का ढेर लगाया। इस युद्ध में बाबर ने बहुत सारे राजपूतों के सिर काटकर उनके मुंडों का ढेर लगा दिया, बहुत सारे राजपूतों की हत्या कर दी। साथ ही साथ बाबर की सेना कितनी थी? 20,000। तो इस युद्ध में बाबर के पास लगभग 20,000 की सैनिक थी। युद्ध के दौरान शराब बेचना एवं पीना प्रतिबंध बाबर द्वारा। इस युद्ध में बाबर ने शराब को बेचना और शराब को पीना दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर द्वारा मुस्लिमों से तमगा नामक व्यापारी कर न लेने की घोषणा।
बाबर पहले मुस्लिमों से तमगा नामक व्यापारी कर लेता था। तमगा, क्योंकि इस युद्ध में मुस्लिमों की सहायता लेना था, इसीलिए मुस्लिमों को प्रलोभन देने के लिए बाबर ने क्या किया कि तमगा नामक व्यापारी कर न लेने की घोषणा किया। साथ ही साथ जिहाद, गैर मुसलमानों को हटाओ का नारा दिया बाबर ने। इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहली बार जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है कि मुसलमानों को रखो और जो गैर मुसलमान हैं उन्हें हटा दो। इसे धर्म युद्ध का नारा भी कहते थे। घायल अवस्था में राणा सांगा को बाहर कर दिया गया और इस युद्ध में बाबर विजयी हो गया। राणा सांगा के पराजय का कारण था, तो देखिए इस युद्ध में जब राणा सांगा घायल हुआ तो उसे बाहर कर दिया गया और बाबर विजयी हो गया। अब राणा सांगा के पराजय के क्या कारण थे इस युद्ध में? सबसे पहला, बाबर ने महमूद लोदी को कुछ प्रलोभन दिया था और उसी प्रलोभन में आकर महमूद लोदी ने राणा सांगा को धोखा दे दिया। दूसरा कारण था, बाबर द्वारा भारत में रहने का पूर्ण निश्चय कर लिया गया था तथा पहली बार खानवा के युद्ध में धर्म युद्ध का यानी कि जिहाद का नारा दिया गया था। और इस युद्ध में बाबर द्वारा राणा सांगा को पहले बयाना फिर खानवा में पराजित किया गया और बाबर को गाजी यानी कि दानी की उपाधि मिली। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि बाबर को गाजी यानी कि दानी की उपाधि किस युद्ध में मिली? तो खानवा के युद्ध में। देखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध होता है। मेवाड़ का राजपूत शासक था जिसका नाम था राणा सांगा, उसके साथ 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर का खानवा का युद्ध होता है। खानवा जो कि आगरा के भरतपुर का एक गांव था। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाता है और राणा सांगा की सहायता 3 लोग करते हैं। पहला तो मुस्लिम यदुवंशी राय सिंह का सिलहरी राजपूत, जो पहले मुस्लिम था फिर यदुवंशी बना और फिर सिलहरी नाम के वंश का एक राजपूत बना। दूसरा सहायक बना मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती, तो मेवाती शासक ने सहायता किया। तीसरा जो सहायक था वह था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। साथ ही साथ अन्य राज्यों ने भी सहायता किया, जैसे कि मारवाड़, उसके बाद अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीर और चंदेरी। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल होने के बाद झाला अन्ना नामक एक मुकुट पहनता है। साथ ही साथ इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों के मुंडों का ढेर लगा दिया, मतलब कि काफी सारे राजपूतों की उसने हत्या की और सिर काटकर एक राजपूतों के मुंडों का ढेर लगा दिया। इस युद्ध में बाबर के पास लगभग 20,000 सैनिक थे। इस युद्ध के दौरान बाबर ने युद्ध में शराब को बेचना और शराब को पीना दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ बाबर द्वारा मुस्लिमों से तमगा नामक व्यापारिक कर की भी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने मुस्लिमों से लिया जाने वाला तमगा नामक व्यापारिक कर भी समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ इस युद्ध में राजपूतों को पूर्णतः विनाश करने के लिए पहली बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है गैर मुस्लिमों को हटाओ और केवल मुस्लिमों को ही राज्य में रखो। इस युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो जाता है तो उसे घायल अवस्था में राज्य से बाहर कर दिया जाता है और साथ ही साथ जब बाहर कर दिया जाता है तो बाबर इस युद्ध में विजय घोषित हो जाता है। बाबर की विजय हो जाती है। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय का कारण थे तो सबसे पहला तो कारण यही था कि बाबर ने महमूद लोदी को कुछ प्रलोभन दिया था। महमूद लोदी को कुछ
प्रलोभन दिया होगा कि आप यदि हमारे साथ युद्ध करेंगे तो आपको इसका राज्य दिया जाएगा, आपको यह व्यवस्था दे दिया जाएगा। तो कुछ प्रलोभन दिया गया था। इसी प्रलोभन के लालच में जो महमूद लोदी था वह राणा सांगा को धोखा दे देता है। और दूसरा जो कारण था वह था कि बाबर ने भारत में रहने का पूर्ण तरह से निश्चय कर लिया था, चाहे जो हो। अब उसे काबुल नहीं जाना है, अब किसी को भी हराना पड़े, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। अब बाबर ने यह निश्चय कर लिया था कि उसे भारत में ही रहना है। तथा तीसरा जो कारण था राणा सांगा की पराजय का, वह था मुसलमानों को अपने आप में मिलाना। किसके कारण? तो बाबर ने पहली बार धर्म युद्ध का नारा दिया, यानी कि जिहाद का नारा दिया। धर्म युद्ध का मतलब होता है इस्लाम को बचाओ। तो इस कारण से भी यह जो खानवा का युद्ध था इसमें राणा सांगा की पराजय हुई। इस युद्ध में राणा सांगा को पहले बयाना में पराजित करता है बाबर, और उसके बाद खानवा में पराजित करता है। और इसी युद्ध के बाद पहली बार बाबर को गाजी यानी कि दानी की उपाधि मिलती है। ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि मिलती है यानी कि दानी की उपाधि मिलती है बाबर को? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, इसी में 21 जनवरी 1528 ईस्वी 21 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के विरुद्ध चंगेरी का युद्ध होता है। तो चंदेरी का युद्ध होता है, मेदिनी राय खंगार के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध होता है। कब? 21 जनवरी 1528 ईस्वी को। तो 21 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय खंगार के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध होता है। इस युद्ध का क्या कारण था? अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाला था। तो पहला कारण तो यही था कि अफगानों ने कई जगहों से मुगलों को निकाल फेंका था। बंगाल के शासक नुसरत शाह द्वारा अफगानों का स्वागत एवं समर्थन। तो जो बंगाल का शासक था नुसरत शाह, वह अफगानों का कई जगह पर स्वागत किया एवं समर्थन भी किया। चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार का खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता। तो हमने पहले ही बताया था कि खानवा के युद्ध में चंदेरी ने राणा सांगा की सहायता की थी। इससे बाबर क्रुद्ध हो गया था और चंदेरी के विरुद्ध आक्रमण कर बैठा। तो तीसरा जो कारण था वह था कि मेदिनी राय का खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता। तो जो चौथा कारण था वह था चंदेरी का अपना व्यापारिक एवं सैनिक महत्व। और पांचवा कारण था चंदेर का राजपूत शक्ति का केंद्र बनना। बाबर द्वारा मेदिनी राय खंगार को संदेश भेजा गया कि यदि शांतिपूर्वक चंदेरी का समर्पण करते हैं तो शमशाबाद की जागीर मिलेगी। पर मेदिनी राय खंगार द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। चंदेरी की मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने हेतु बाबर द्वारा धर्म युद्ध यानी कि जिहाद का नारा एवं मुस्लिमों को जिहादी की संज्ञा दी गई। तो बाबर ने मेदिनी राय खंगार को एक संदेश भेजा कि यदि शांतिपूर्वक चंदेरी का आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको शमशाबाद की जागीर मिलेगी। लेकिन मेदिनी राय खंगार ने इस प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। चंदेरी की मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बाबर ने क्या किया? धर्म युद्ध यानी कि जिहाद का नारा दिया। तो इससे पहले भी खानवा के युद्ध में सबसे पहले धर्म युद्ध का नारा दिया था और मुस्लिमों को किस चीज की संज्ञा दी? जिहादी की। जिहादी यानी कि गैर मुस्लिमों को हटाने वाला।
राजपूत वीरांगनाओं यानी कि स्त्रियों द्वारा जौहर अग्नि में कूदकर आत्महत्या। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने, काफी राजपूत स्त्रियों ने जो लड़ाकू थीं, उन्होंने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर दी, जिसे उसमें जौहर कहा जाता था। बाबर द्वारा तोप खाने की मदद से महज 1 घंटे में चंदेरी पर अधिकार, 1 घंटे में ही बाबर ने तोप खाने की मदद से चंदेरी पर अधिकार कर लिया। चंदेरी का राज्य मालवा के सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दिया गया तथा यह आदेश दिया गया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करे। बाबर द्वारा राजपूतों के सिरों का स्तंभ निर्माण कराया गया। पहली बार शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी द्वारा बाबर की सहायता। तो देखिए 21 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय खंगार के विरुद्ध बाबर का चंदेरी का युद्ध होता है। और यह जो चंदेरी का युद्ध होता है कई कारणों से होता है। जैसे कि पहला कारण था अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाला था। दूसरा कारण था बंगाल के शासक नुसरत शाह द्वारा अफगानों का स्वागत एवं समर्थन किया गया था। तीसरा कारण था चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की गई थी। चौथा कारण था चंदेरी का अपना व्यापारिक एवं सैनिक महत्व था। और पांचवा कारण था चंदेरी का राजपूत शक्ति का केंद्र बनना। तो पांचवा कारण था चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन गया था। तो इस चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय खंगार को एक संदेश भेजा कि यदि शांतिपूर्वक चंदेरी का समर्पण करते हैं तो शमशाबाद की जागीर मिलेगी। पर मेदिनी राय खंगार द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने चंदेरी के राजा, चंदेरी के शासक मेदिनी राय खंगार को एक संदेश भेजता है। और इस संदेश में यह लिखा होता है कि यदि आप शांतिपूर्वक चंदेरी क्या आत्मसमर्पण करते हैं, चंदेरी का शासन बाबर के हाथों में सौंपते हैं, तो आपको शमशाबाद की जागीर मिलेगी। लेकिन जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय खंगार, उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इस युद्ध में चंदेरी की मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बाबर ने इस युद्ध में भी खानवा के युद्ध की तरह धर्म युद्ध यानी कि जिहाद का नारा दिया। और साथ ही साथ मुस्लिमों को जिहादी की संज्ञा दी, यानी कि गैर मुस्लिमों को हटाने वाला। इस युद्ध में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर की, यानी कि बहुत सारे राजपूत स्त्रियों ने आग में कूदकर आत्महत्या कर दी। और यह जो युद्ध था चंदेरी का युद्ध, बाबर द्वारा तोप खाने की मदद से महज 1 घंटे में ही समाप्त कर दिया गया। तो इस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था। और पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल कब किया था? 1519 में बाजौर और भैरा के युद्ध में। तो चंदेरी के युद्ध में तोप खाने के इस्तेमाल से महज 1 घंटे में ही चंदेरी पर अधिकार कर लिया। चंदेरी का राज्य किसे सौंप दिया गया? तो मालवा के सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया गया। याद रखेंगे कि चंदेरी का जो राज्यभार था वह मालवा के सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया गया। और यह आदेश दिया गया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष राजकोष में जमा करे, कि प्रति वर्ष 20 लाख रुपया बाबर के राजकोष में जमा करते रहे। इस युद्ध में बाबर द्वारा राजपूत के सिरों का स्तंभ बनाया गया। राजपूत के सिरों का स्तंभ का कहने का मतलब है कि इस युद्ध में भी बाबर ने राजपूत के सिरों का ढेर लगा दिया और उसे एक स्तंभ के रूप में निर्माण कर दिया। इस युद्ध में पहली बार शेर शाह सूरी, जिसे शेर खां भी कहते हैं, द्वारा बाबर की सहायता की गई। तो अगले जो हुमायूं के शासनकाल के बाद हम लोग शेर खां को पढ़ेंगे, वह एक महान अफगानी शासक था। तो इस युद्ध में पहली बार शेर खां का नाम आता है।
बाबर के द्वारा चंदेरी के युद्ध में। तो चंदेरी के युद्ध में पहली बार शेर खान यानी कि शेर शाह सूरी बाबर की सहायता करता है। यह एक अफगानी था। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा जो कि बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, घाघरा की नदी के पास। आपको पता होगा कि बिहार का एक प्रमुख नदी है घाघरा, तो वहीं पर युद्ध होता है गंडक नदी के किनारे, जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। 6 मई 1529 ईस्वी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है। बाबर द्वारा आगरा से प्रस्थान। इस युद्ध को लड़ने के लिए बाबर आगरा से प्रस्थान करता है। महमूद लोदी के 1 लाख अफगानी सैनिकों को चुनार, जो पहले बिहार में था, में तथा बंगाल के शासक नुसरत शाह के समर्थन में गंडक नदी के पूर्वी तट पर स्थित अफगानों को गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास पराजित किया। तो 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है बाबर और अफगानों के बीच, और इस युद्ध में बाबर आगरा से प्रस्थान करता है, याद रखेंगे। और महमूद लोदी के 1 लाख अफगान सैनिकों को चुनार, जो कि बिहार में पड़ता है, तथा बंगाल के शासक नुसरत शाह के समर्थन में गंडक नदी के पूर्वी तट पर स्थित अफगानों को गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास पराजित करता है। तो 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बाबर आगरा से प्रस्थान करता है और महमूद लोदी के 1 लाख अफगान सैनिकों को गंडक नदी के पूर्वी तट पर, साथ ही साथ बंगाल के नुसरत शाह के अफगान सैनिकों को, जो महमूद लोदी का समर्थन करता है, उन दोनों के समर्थक अफगानी सैनिकों को गंडक नदी के पूर्वी तट पर स्थित ये जो अफगान थे, उनको गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास इन अफगानी सैनिकों को पराजित करता है। तो इस युद्ध में कौन कौन से समर्थन होते हैं? महमूद लोदी के अफगानी और बंगाल के नुसरत शाह के अफगानी। महमूद लोदी के 1 लाख अफगानी सैनिक होते हैं। इन दोनों को गंडक नदी के पूर्वी तट पर स्थित गंगा नदी को पार करके घाघरा नदी के पास यह बाबर पराजित करता है घाघरा के युद्ध में 6 मई 1529 ईस्वी को। इसी युद्ध में बाबर की नुसरत शाह से संधि हुई, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अपने विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। साथ ही साथ बाबर द्वारा जलाल खान नामक एक अफगानी शासक को अपने अधीन किया गया, जो उस समय बिहार का शासक था, तथा बाबर द्वारा यह आदेश दिया गया कि वह शेर खान को अपना मंत्री रखे। तो घाघरा के युद्ध में बाबर और नुसरत शाह के बीच एक संधि होती है, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अपने विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया, कि बाबर से यह वचन किया कि वह अफगानी यानी कि अपने विद्रोहियों को अपने यहाँ कभी शरण नहीं देगा। इसी शरण देने के कारण बाबर जो था नुसरत शाह से नाखुश था। तो बाबर की नुसरत शाह से संधि हुई, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अपने विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। साथ ही साथ घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा जलाल खान नामक एक अफगानी शासक को अपने अधीन किया गया, जो उस समय बिहार का शासक था, तथा बाबर द्वारा यह आदेश दिया गया कि वह शेर खान को अपना मंत्री रखे। तो घाघरा के युद्ध में बाबर की नुसरत शाह से संधि हुई, जिसमें नुसरत शाह ने वचन दिया कि वह अपने विद्रोहियों यानी कि अफगानियों को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। साथ ही साथ बाबर ने जलाल खान नामक एक अफगानी को अपने अधीन कर लिया, जो उस समय बिहार का शासक था। और बाबर ने उस जलाल खां को यह भी आदेश दिया कि आप शेर खान को यानी कि शेर शाह सूरी को अपने यहां मंत्री रखेंगे। घाघरा के युद्ध को
जल एवं थल का युद्ध भी कहते हैं। जल एवं थल में युद्ध कहते हैं जो पहली बार जल एवं थल में लड़ा गया था, क्योंकि घाघरा एक नदी है और उस नदी के किनारे लड़ा गया था। इस नदी को पार भी गंडक नदी को पार किया था, गंडक नदी को लड़ते हुए पार किया था बाबर ने। तो गंडक नदी को पार किया गया, घाघरा के समीप युद्ध हुआ और इस युद्ध में गंगा नदी को भी पार किया बाबर ने। तो नदी और जमीन दोनों में यह युद्ध हुआ। इसी के कारण पहली बार जल एवं थल का युद्ध किस युद्ध को संज्ञा दी गई? तो घाघरा के युद्ध को, जो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। तो घाघरा के युद्ध को जल एवं थल में युद्ध की भी संज्ञा दी गई थी, जो पहली बार जल में भी युद्ध हुआ था और थल में भी युद्ध हुआ था, यानी कि नदी में भी और जमीन में भी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की उम्र में हो गई थी। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष में बाबर की मृत्यु हो गई थी और यहीं से बाबर का अभियान समाप्त हो जाता है। तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु होती है और बाबर का अभियान समाप्त होता है। तो एक संज्ञा दी जाती है कि एक कहानी के तौर पे हम लोग इसे याद रखते हैं कि सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ, जो लगातार 26, 27, 28, 29, 30। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1527 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध होता है। 1528 ईस्वी में मेदिनी राय खंगार के साथ चंदेरी का युद्ध होता है। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है और 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग एक कहानी के तौर पे इसे याद रख सकते हैं कि पानी पिया, क्योंकि पानीपत का युद्ध, उसके बाद खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, उसके बाद चाय पिया यानी कि चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घर गया घाघरा का युद्ध और मर गया। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे इसे ट्रिक के साथ, क्योंकि ये लगातार युद्ध है। 1526 पानीपत का युद्ध यानी कि पानी पिया। 1527 यानी कि खानवा का युद्ध, खाना खाया। 1528 चंदेरी का युद्ध, चाय पिया। और 1529 घाघरा का युद्ध, घर गया। और 1530 मर गया। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि 1526 से 1530 ईस्वी के बीच कैसे कैसे बाबर आया, पानी पिया, उसके बाद पानी पीने के बाद खाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद चाय पिया, घर गया और फिर मर गया। तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं। ये 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा और 1530 इसकी मृत्यु। तो यह एक ट्रिक है बाबर के युद्ध और मृत्यु को लगातार, चूंकि 1526, 27, 28, 29 और उसके बाद 30 में यह मर गया, तो लगातार होता है। इसी कारण यह एक ट्रिक है, याद रख लेंगे कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और फिर मर गया। तो इस प्रकार बाबर की मृत्यु हो जाती है। और 5 आक्रमण को भी हमने देखा, बाबर के प्रमुख युद्धों को देखा और इस प्रकार बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग इसके अन्य तथ्यों और बाबर की आत्मकथा, जिसका नाम है तुजुके बाबरी और बाबरी नामा, उसमें क्या क्या बाबर ने लिखा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और मिलेंगे बाबर के आत्मकथा, जिसका नाम है बाबरी नामा या फिर तुजुके
बाबरी और कुछ अन्य तथ्यों को लेकर। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।